बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सियासी सरगर्मियों के मरकज लाहौर में पुरअसरार धमाका हुआ। ताहिरुल कादरी लाहौर में मौजूद हैं। नवाज शरीफ कल लाहौर के लिए रवाना होंगे। अहम सियासी इज्तिमात से पहले लाहौर में पुरअसरार धमाका। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक ट्रक में धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर और केमिकल भी मौजूद था। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। जी अहमद, मजीद क्या पता लग सका इब्तिदाई तफ्तीश में? जी बिल्कुल, अभी दुरुस्त फरमाया आपने। ये बिल्कुल मिस्टीरियस ब्लास्ट था जिसके बारे में अभी तक पता नहीं चल सका कि आया वो मकसद क्या था उसका वहां पे फटने का, क्योंकि ये एक ट्रक स्टैंड था जहां पर ये ट्रक खड़ा था और वहां पर ये अचानक फटा है, जिसके नतीजे में इतनी बड़ी तबाही हुई है। मुतअद्दिद इमारतें जो थी वो मुनहदिम हो गई, लोगों के घरों के शीशे टूट गए और बहुत ज्यादा खौफ और राहत और दहशत फैल गई। जहां तक आपका ये कहना है कि लाहौर में एक सियासी गर्मा गर्मी भी है, तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि जिस तरह आज पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह तारिकुल कादरी जो है वो एक रैली निकाल रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी रैली निकालने का एक है प्रोग्राम है, लेकिन उससे पहले ये जो धमाका है ये वाकई सिक्योरिटी इदारों के लिए एक सवालिया निशान है, सिक्योरिटी के लिए सवालिया निशान है कि आया उस रूट पर ये ट्रक कैसे वहां पर पहुंचा और फिर बिल्कुल वहां पर धमाका जिस तरह हो गया ये लाहौर में ये ट्रक कैसे एंटर हो गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस ट्रक में कोई 80 किलो यानी कि 2 मन बारूद था जिसने बहुत बड़ी कोई तबाही करनी थी अगर कहीं वो कहीं अगर उसको ड्रॉप किया जाता। और हुकाम का ये कहना है कि ये जो ट्रक वहां पर खड़ा था ये इसीलिए खड़ा था कि इसको किसी टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अब खुदा ना खास्ता शायद वो आज के लिए होता या किसी भी सियासी जमात के लिए जो रैलियां निकल रही हैं, तो वाकई बहुत ज्यादा इस पर जो है वो सोच विचार भी की जा रही है, तफ्तीश भी की जा रही है कि आया इसका मकसद क्या था। जहां तक ये है कि ये ट्रक का मालिक को, ये ड्राइवर कौन था, ये लाया कौन यहाँ पे, तो उसके हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। जब तक ट्रक की कोई सामने शनाख्त नहीं आ जाएगी, क्योंकि ट्रक के बिल्कुल जो परखचे थे वो उड़ गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह उसके वो हिस्से मिल जाए जहां पर इंजन और चेसिस नंबर हो, ताकि मजीद तहकीकात में मदद मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमें अपडेट करने के लिए। वफाकी वजीर परवेज मलिक का कहना है कि लाहौर धमाका दहशतगर्दी की कड़ी है। हुकूमत दहशतगर्दी से निपटने के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रही है। नवाज शरीफ की रैली शेड्यूल के मुताबिक कल लाहौर के लिए रवाना होगी। परवेज मलिक ने कहा कि रैली 2 से 3 रोज में लाहौर पहुंचेगी और नवाज शरीफ ट्रक पर नहीं अपनी गाड़ी में रैली की क़यादत करेंगे। जिंदा दिलाने लाहौर नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की रैली रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है और इस दौरान जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स थे कि बताया जाए किस कानून के तहत रैली पर पाबंदी लगाई जाए। अदालती रिमार्क्स थे कि रैली का बड़ा हिस्सा जो पंजाब में होगा, जो अदालती दायरा इख्तियार में नहीं आता। वकील दरखास्त गुजार का मौकिफ के लाहौर तक निकाले जाने वाली रैली इस्लामाबाद से शुरू होगी। रैली के शुरका फैजाबाद में जमा होकर लाहौर जाएं तो अदालत का दायरा इख्तियार कैसे होगा? अदालत ने ये सवाल किया वकील दरखास्त गुजार से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि इमरान खान को सड़कें नापने के ताने देने वाले भी सड़कों पर आ गए हैं। सरकारी मुलाजमों की ड्यूटियां जीटी रोड पर लगाई जा रही हैं। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हो चुके हैं। बाबर अवान का कहना है कि नवाज शरीफ मुल्क के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। वो कहते थे कि जा इमरान सड़कें नाप। मैं नहीं कह सकता जा नवाज सड़कें नाप। सड़कें नाप के ये कोई और बिल ना बना दें कि हमारे पैसे रह गए थे कमीशन के। वो कहते थे कि जा इमरान रो। मैं ये भी नहीं कह सकता कि जा नवाज शरीफ और रो। वो कहते थे कि जमहूरियत सड़कों पे जाने से ख़तरे में आ जाती है। मैं ये भी नहीं कह सकता, इसलिए कि वज़ीर आज़म की नाअहली ताहयात है। नाअहल शख्स जश्न नाअहली अगर मनाना चाहे तो उसको रोकना दुरुस्त नहीं है। SECP रिकॉर्ड टैंपरिंग केस की समाअत हुई और साबिक चेयरमैन जफर हिजाजी की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। याद रहे कि अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद 2 अगस्त को फैसला महफूज किया था। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई से। अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस मामले की?
जी, साबिक चेयरमैन SECP जफर हिजाजी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया है। कायम मुकाम स्पेशल जज सेंट्रल इरम नियाजी ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद 2 अगस्त को ये फैसला महफूज कर लिया था और अब आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें 5-5 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके दाखिल कराने का हुक्म दिया गया है। 21 जुलाई को इससे कबल इसी अदालत ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिस पर जफर हिजाजी को इसी अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद 7 रोज तक जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले रहने के बाद 29 जुलाई को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भिजवा दिया गया था। अब ये फैसला सामने आने के बाद इसकी जो तहरीरी कॉपी है, जो सर्टिफाइड कॉपी, वो हासिल करके एक यहाँ से रुखकार जारी की जाएगी, मचलके दाखिल कराए जाएंगे, जिसके बाद उनकी जो रिहाई है अडयाला जेल से वो मुतवक्को है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस हमें तफसीलात फराहम करने के लिए। अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बददयानत करार दिया तो साजिशें तलाश की जाने लगी। नाम ले कि इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। मॉडल टाउन के मकतूल कारकुनों का कसास लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि नासिर बाग के जलसे में आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करूंगा। अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी जो लाहौर पहुंच चुके हैं और आज एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो कारकुनान ने बड़ी तादाद में वहां पहुंचकर उनका इस्तकबाल किया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी गैर मुल्की प्रवास के जरिए लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर कारकुनों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर झूमर और भंगड़े। अपने खिताब में डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना था कि लगता है अल्लाह की मदद और नुसरत आसमान से उतर आई है। वो सन है मॉडल टाउन के शुहदा का हिसाब लेकर रहेंगे। गरीबों का खून खरीदने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर शुहदाए मॉडल टाउन के लवाहकीन ने गैरत और हमीयत की नई तारीख रकम कर दी। मुझे कोई तवक्को नहीं थी कि इनके इक़्तिदार में होते हुए कोई इदारा इतनी जुर्रत, हिम्मत और ताकत रखता है कि बेबाकी के साथ हक की तहकीकात करे और हक का फैसला दे सके। ये सारा फैसला मेरे अंदाजे के खिलाफ आया। लगता है कि पाकिस्तानियों पर अल्लाह की मदद और नुसरत का नुज़ूल शुरू हो चुका है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें शर्म करते हुए घर बैठ जाना चाहिए था, मगर बेशर्मी की भी कोई हद होती है। वो एहतजाज करते हुए GT रोड पर आ रहे हैं। जुर्रत है तो बताएं कि किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आपको नाअहल किया है झूठ, लूटमार, बेईमानी और बददियानती पर। इंसान को चाहिए कि जब इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट दे दे तो थोड़े शर्म के साथ घर बैठ जाए। आप बताएं, आप GT रोड पर किसके खिलाफ आ रहे हैं? नाम लें। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी का काफिला लाहौर एयरपोर्ट से नासिर बाग की तरफ रवाना है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक इस वक्त सदर में मौजूद हैं, जहां वो कारकुनों के जोशो खरोश से मुतल्लिक बता रहे हैं। हम इस वक्त कैंट सदर राउंड अबाउट पर मौजूद है। यहाँ पर बड़ी तादाद में अपने कायद ताहिरुल कादरी को जो उनके कारकुन है वेलकम करने के लिए यहाँ मौजूद है। यहाँ पर न सिर्फ पार्टी के मिली तराने नब्बे गाए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर घोड़े भी लाए गए हैं जो अभी डांस करेंगे। और यहाँ से गुजरकर धर्मपुरा पर एक पॉइंट बनाया गया है और उसके बाद माल रोड पर पॉइंट बनाए गए हैं। कारकुनों का यही कहना है कि हमारे कायद आ रहे हैं, हम उनके साथ यहाँ पर नासिर बाग में पूरा अपने जज्बे के साथ वहाँ पर जाएंगे और इस बात को बताएंगे कि जो हमारे ताहिरुल कादरी हैं जमहूरियत के साथ हैं, मुल्क के मुस्तकबिल के साथ हैं और उनका जो भी पैगाम होगा उसको लेकर आगे चलेंगे। इमरान खान के आयशा गुललाई को ब्लैकबेरी मैसेंजर की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी का क़याम अदालत में चैलेंज कर दिया गया। पार्लिमानी कमेटी के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त एक वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आज़म, आयशा गुललाई, इमरान खान और IG को फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कौमी असम्बली कानून साजी और कौमी मामलात पर बहस के लिए है। पार्लिमानी कमेटी का क़याम बदनीयती और पर मबनी है, कीमती वक्त और पैसे का ज़िया होगा। शीरी मजारी ने एक खत लिखा है स्पीकर को कि उसमें कहा गया है कि PTI हिरासा किए जाने के इल्जामात की तहकीकाती कमेटी मुस्तरद करती है। इस खत में यह भी कहा गया है कि सियासी मुखालफीन पर मुश्तमिल कमेटी से इंसाफ की तवक्को नहीं। शीरी मजारी ने खत में लिखा कि हम इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात चाहते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट की तरह आज़ादाना पार्लिमानी कमिश्नर मुकर्रर किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मजारी ने स्पीकर सरदार अयाज़ को यह खत लिखा है।
रुकन कौमी असम्बली और PTI की साबिक रहनुमा आयशा गुललाई का कहना है कि इमरान न्याजी घबरा गए हैं, कभी कमेटी का खैर मकदम करते हैं तो कभी घबरा कर कुछ और बोलते हैं। इमरान न्याजी को कमेटी के सामने पेश होना चाहिए, मैं भी पेश होंगी। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म तरीके से मुझ पर तेजाब फेंकने और कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। उनका मजीद कहना था कि धमकियों की वजह से उनका खानदान इस्लामाबाद मुंतकिल हो चुका है। आयशा गुललाई ने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात के मेज़बान मुनीब फारूक से गुफ्तगू में कही। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यू टर्न के लिए मशहूर हैं। वो बयान देते हैं फिर वापस ले लेते हैं। करप्शन के खिलाफ माजी में उनका क्या मौक़िफ़ रहा और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत की मुबैना करप्शन पर अब इमरान खान क्या कहते हैं, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपने बयानात वापस लेने के लिए पहले ही मशहूर थे। अब करप्शन के बारे में उनके स्टैंडर्ड भी डबल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने पनामा केस में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और इमरान खान ने 30 जुलाई को यौम तशक्कुर का जलसा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत करप्शन में मुलव्विस हुई तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की करप्शन से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के GT रोड से बरास्ता लाहौर जाने के प्लान को सियासी माहिरीन ताकत के मुजाहरे से तशबीह दे रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इस्लामाबाद से लाहौर वापसी का सफर GT रोड से तय होगा। GT रोड जिन इलाकों से गुजरती है उसमें कौमी असम्बली के तकरीबन 15 हल्के आते हैं, जिनमें 14 पर नून लीग का राज है। रावलपिंडी से GT रोड पर आने के लिए साबिक वजीर आजम दीगर शहरियों की तरह रवात के मुकाम पर आएंगे। ये हल्का N52 में आता है, जो साबिक वजीर दाखिला और नवाज शरीफ के करीबी साथी चौधरी निसार अली खान का हल्का है। इस हल्के से गुजरकर मुंदरा के मुकाम पर कौमी असम्बली का दूसरा हल्का NA51 का आगाज होगा, जो नून लीग के MNA राजा मोहम्मद जावेद इखलास के पास है। इस हल्के में गुज्जर खान से होते हुए साबिक वजीर आजम का काफिला NA62 में सुहावा तहसील में दाखिल होगा। यह हल्का नून लीग के MNA चौधरी खादिम हुसैन के पास है। इस हल्के में दीना और जिला जहलुम से होते हुए सराय आलमगीर के मुकाम पर GT रोड कौमी असम्बली के हल्के NA107 में दाखिल होगी, जो नून लीग के MNA चौधरी आबिद रजा की निशिस्त है। यहाँ से GT रोड उन्हें हल्का NA106 गुजरात 3 में खारियां कैंट ले जाएगी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MNA चौधरी जाफर इकबाल का हल्का है। इस हल्के में लाला मूसा से होते हुए आदवाल और फिर GT रोड सीधा गुजरात शहर के बीचों बीच हल्का NA105 में दाखिल हो जाएगी। ये वो वाहिद हल्का है जो नून लीग के बजाय चौधरी बरादरान यानी काफ लीग के MNA और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के पास है। यहाँ दरिया चनाब से होते हुए नवाज शरीफ का काफिला NA101 में दाखिल होगा, जो उनकी पार्टी के MNA जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद का हल्का है। इस हल्के में वजीराबाद और घग्गर से होते हुए पहले PMLN के MNA चौधरी मोहम्मद बशीर विर्क के NA57 में गुजरावाला कैंट, फिर मौजूदा वजीर दिफा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर के हल्के NA96 गुजरावाला शहर, फिर NA98 के MNA मियां तारिक महमूद और फिर NA99 के राना उमर नजीर खान के हल्के में कामों की शहर में दाखिल होगा। यहाँ GT रोड से साधु के शहर और वहाँ से नून लीग के MNA राना अफजल हुसैन के हल्के NA131 में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ से मुरीद के और कालाशाह काकू से होकर GT रोड उन्हें NA132 ले जाएगी। यह हल्का नून लीग के MNA और मौजूदा वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार राना तनवीर हुसैन का है। इस हल्के में फिरोजवाला से होते हुए नून लीग के साबिक सरबरा का काफिला NA118 लाहौर 1 में दाखिल होगा। ये हल्का नून लीग के MNA मोहम्मद रियाज मलिक का है। इस हल्के से शादरा से होते हुए साबिक वजीर आजम अपने हल्के यानी NA120 लाहौर 3 में दाखिल हो जाएंगे। इस पूरे सफर में 280 किलोमीटर से जायद का फासला तय करेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ को अदलिया की जानिब से हटाने पर पाकिस्तान की कमजोर जमहूरियत को एक और धचका लगा है। दुनिया भर के अखबारात, जराइद और थिंक टैंक्स का कहना है कि नवाज शरीफ को हटाने से पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की खतरे में डाल दी गई है। पाकिस्तान को गैर यकीनी की ताज़ा सूरत हाल में डाल दिया गया है। 70 साल के दौरान पाकिस्तान का कोई वजीर आजम आईनी मुद्दत पूरी ना कर सका। अदालती फैसले के बावजूद मुस्लिम लीग नवाज की आइंदा इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी मुतवक्के है। नवाज शरीफ का किरदार पाकिस्तानी सियासत में गालिब रहेगा। दुनिया भर के अखबारात, जराइद और थिंक टैंक अदलिया की तरफ से वजीर आजम की नाअहलियत पर क्या कहते हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
امریکہ کے ملٹری اخبار اسٹارز اینڈ اسٹرائپس اور امریکی ٹی وی بلومبرگ کی رپورٹس میں کہا گیا کہ 70 سال سے پاکستانی وزراء اعظم کو گورنر جنرلوں، فوجی سربراہوں اور ججوں کے ذریعے ہٹایا جاتا رہا۔ تاہم 2013 کے انتخابات کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ نواز شریف اپنی آئینی مدت پوری کریں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ برطانوی جریدہ اکانومسٹ لکھتا ہے کہ فیصلے نے پاکستان کی کمزور جمہوریت کو ایک اور دھچکا لگایا ہے۔ نواز شریف کی نااہلیت کے فیصلے پر سوال اٹھ سکتے ہیں۔ عدلیہ نے ایمانداری اور بلند کردار ہونے کی جس شک کا سہارا لیا، اس معیار پر پورا اترنا ناممکن ہے۔ عمران خان پنجاب میں پاؤں مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، تاہم وہ پنجاب میں شہباز شریف جتنے مقبول نہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق عدالتی فیصلے کے باوجود مسلم لیگ نواز کے آئندہ انتخابات میں واضح اکثریت سے کامیابی متوقع ہے۔ معروف امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنے دائرے میں لکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اقتدار سے ہٹائے جانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پاکستانیوں کے لیے پھر سے ایک افسوسناک روایت کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ چینی خبر رساں ادارے جنہوا نے لکھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے نواز شریف کی نااہلیت کے فیصلے کے باوجود ان کا کردار پاکستانی سیاست میں غالب رہے گا۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ نواز شریف آئندہ انتخابات میں عدالتی فیصلے سے متاثرہ کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ چین کے سرکاری مائد یافتہ اخبار گلوبل ٹائمز نے لکھا کہ نواز شریف کی نااہلیت نے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ جاپانی جریدہ نکی ایشین ریویو لکھتا ہے کہ نواز شریف کی اقتدار سے بے دخلی نے پاکستان کو غیر یقینی کی تارہ صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کی صدارت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کریں گے۔ اجلاس آج ہونا ہے اور نواز شریف کی نااہلی کے بعد ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر اس میں مشاورت ہوگی۔ اس اجلاس کے بعد PTI قیادت کی پریس کانفرنس بھی متوقع ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لاڑکانہ کیڈٹ کالج کا طالب علم محمد احمد امریکہ میں زیر علاج ہے۔ اس کے والد محمد راشد نے بتایا کہ محمد احمد کا ڈاکٹرز نے طبی معائنہ مکمل کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز خاور خان سے۔ خاور، کیا مزید اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، لاڑکانہ کیڈٹ کالج کے طالب علم محمد احمد جو ہے امریکہ میں زیر علاج ہیں۔ آج ان کا مکمل طبی معائنہ کیا گیا ہے، جس میں اس کی انڈوسکوپی کی گئی، جس کے بعد جو والد محمد راشد، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹروں نے محمد احمد کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ 12 اگست کو پاکستان پہنچیں گے۔ اس وقت جو ہے وہ ٹکٹ کے منتظر جو کہ سندھ حکومت کی جانب سے بھیجنا ہے۔ محمد احمد 14 فروری 2017 کو سندھ حکومت کے خرچے پر امریکہ کی ریاست اوہایو میں علاج کرانے گئے تھے۔ اس وقت مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی جانب سے ان کا مکمل صحتیابی کی تصدیق کی گئی ہے۔ آج ان کی انڈوسکوپی بھی کی گئی اور جو فزیو تھراپی تھی، اسپیچ تھراپی، وہ بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ تو اب ڈاکٹروں نے ان کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی اور متوقع طور پر 12 اگست کو محمد احمد اپنے والد کے ہمراہ پاکستان پہنچیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ خاور خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ محمد احمد، یہی امکانات ہیں کہ وہ والد کے ہمراہ 12 اگست کو پاکستان پہنچیں گے اور ڈاکٹرز نے محمد احمد کو مکمل صحتیاب قرار دے دیا ہے۔ فریال مخدوم کو جلانا تھا یا دنیا کو دکھانا تھا؟ باکسر عامر خان نے خاتون دوست کے ساتھ پہلے تصاویر اور ویڈیو جاری کی، پھر معافی مانگ لی۔ کہا کہ گلبہار صرف ایک اچھی دوست ہے۔ عامر خان کو دکھانے کے لیے بیٹی کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دی اور یہ کیا فریال مخدوم نے۔ عامر خان بیوی فریال مخدوم سے علیحدگی کا اعلان کر چکے ہیں۔ فریال مخدوم کو جلانا تھا یا دنیا کو دکھانا تھا؟ اپنی بہادری دکھانا تھی یا کسی کی یاد مٹانی تھی؟ باکسر عامر خان نے ماڈل گلبہار بیکا نظر کے ساتھ تصاویر اور ویڈیو جاری کرنے پر معذرت کر لی۔ کہتے ہیں وہ اور گلبہار 2 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کبھی کبھار ڈنر پر بھی جاتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان تعلق صرف دوستی کا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری عامر خان کی ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ گلبہار کے ساتھ بڑے مزے میں ہیں۔ Hi guys, I just want to put this video on. I'm here with Gulbahar. She's a very close friend of mine. We've been out to dinner a few times and I've known her for like 2 years. عامر کی یہ ویڈیو دیکھ کر فریال مخدوم کیسے پیچھے رہتی؟ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ سوشل میڈیا پر ایک تصویر ڈال دی ہے جس میں وہ خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہیں۔ عامر خان نے فریال اور ان کی والدہ پر ان سے بیٹی چھیننے کا الزام عائد کیا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز نے کارروائیاں کر کے 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق سعود آباد سے ملزم بابا عرف ٹیٹی پکڑا گیا۔ ملزم MDM حقیقی کا کارکن ہے۔ ملزم بھتہ خوری سمیت مختلف وارداتوں میں ملوث بتایا گیا ہے۔ ادھر کراچی ہی کا علاقہ سعود آباد، یہاں سے لیاری گینگ وار کے ایک ملزم کو گرفتار کر کے منشیات برآمد کر لی گئی ہے۔
लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के अहाते में फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले शख्स ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। फायरिंग का निशाना बनाई गई खातून ने पसंद की शादी की थी। पेशी के लिए आई खातून पर उसके भाइयों ने फायरिंग की। मकतूला का ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। विहाड़ी के नवाही गांव में पसंद की शादी करने पर पंचायत का मरकजी मुलजिम जुल्फिकार हुंजरा गिरफ्तार। डीपीओ विहाड़ी का कहना है कि निकाह खां और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बरवक्त कार्रवाई न करने पर SHO थाना ठेंगी और तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है। जुल्फिकार की बेटी ने पसंद की शादी की थी। पंचायत ने लड़के की बहन से मुलजिम जुल्फिकार की शादी का हुक्म दिया था। उधर मकबूजा कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में भारतीय फौज ने मजीद 5 कश्मीरी शहीद कर दिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने मचल के इलाके में फौजी ऑपरेशन के दौरान 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शुगर मिल से चीनी की सप्लाई बंद हुए 7 रोज हो गए। होलसेल में फी किलो चीनी 1 रुपए इजाफे से 56 रुपए तक पहुंच गई। सप्लाई बहाल ना हुई तो होलसेल रेट और भी बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है। शुगर मिलों से चीनी की सप्लाई बंद हुए 7 रोज हो चुके हैं। आज 7वां रोज है मिलों से चीनी की सप्लाई रुके हुए। जोड़िया बाजार में चीनी की सप्लाई सिर्फ गोदामों से हो रही है। अगरचे मिलों में चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं जो मुल्क की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। इसलिए हुकूमत ने 3 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त भी दी थी, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। नतीजा ये है कि इजाज़त मिलने पर मिलर्स ने जो बरामदी ऑर्डर हासिल किए थे वो ऑर्डर अब कैंसिल हो रहे हैं। आलमी मार्केट में चीनी की कीमत मज़ीद कम हुई है, इसलिए मिलर्स चीनी की बरामद पर हुकूमत से सब्सिडी मांग रहे हैं, जबकि सप्लाई रोककर मिलर्स मकामी कीमत को बढ़ा रहे हैं। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक एक्स मिल रेट 53 रुपये तक मांगा जा रहा है। कीमत तो होलसेल मार्केट में भी बढ़ी है। गुज़िश्ता रोज़ 1 रुपये इजाफे से 56 रुपये, जबकि रिटेल मार्केट में चीनी 60 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। रिटेल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी के मुताबिक कमिश्नर लिस्ट में कीमत 51 रुपये दर्ज है। 56 की होलसेल्स है, 51 में रिटेल कैसे करें? फरीद कुरैशी ने सवाल किया। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 8वें रोज में दाखिल हो गई। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की OPDs आज भी बंद हैं। मरीज परेशान हैं। अब तक 71 गैर हाजिर डॉक्टर्स बरतरफ किए जा चुके हैं। महकमा सेहत के मुताबिक 42 नए मेडिकल ऑफिसर्स और 116 ही इंटर्नी भर्ती किए गए हैं। मजीद डॉक्टरों के लिए आज जिना अस्पताल में इंटरव्यूज लिए जाएंगे। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स 8वें रोज भी हड़ताल पर हैं। मसीहाओं की हड़ताल ने मरीजों को रुला दिया। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 8वें रोज में दाखिल हो गई है। फैसलाबाद के अलाइड और सिविल अस्पताल समेत सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। यंग डॉक्टर्स इंडोर और आउटडोर में ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। एक मरीज बीमार है, वो यहाँ आता है, आगे डॉक्टर चेक नहीं करता, तो फिर वो मरीज का क्या हाल होगा? कभी इधर नु जाओ जी, कभी वहाँ जाओ जी, डॉक्टर है नहीं जी, और नर्स है नहीं जी, फलाना है नहीं जी। अगू चपड़ा सीनो सानू आने धक्के मार के बाहर कर देन, कदी आने उधर जाओ, कदी आने उधर जाओ। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में भी हड़ताल जारी है। हड़ताली डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि मुतालबात मंजूर न होने पर कल से इमरजेंसी में भी सर्विसेज बंद कर देंगे। गुजरात और गुजरांवाला के सरकारी अस्पतालों में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। दोनों अजला की अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि सीनियर्स डॉक्टरों की ड्यूटी से यंग डॉक्टर्स की हड़ताल से काम में कोई खलल नहीं पड़ रहा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त बहावलपुर में वकला से खिताब कर रहे हैं। क्या होता है, दिल खुश होता है देख के। क्या ये मैं ऐसी ज़्यादत बात कर रहा हूँ या आपका ख्याल है ठीक बात नहीं है कि लोग हमारी तारीफ करें, आम आदमी देखे तो कहे जो अखलाक सीखना है तो जाओ देखो अदालत में बातें कैसे करते हैं। मुश्किल से मुश्किल मामलात सेटल होते हैं अदालत में, देखें क्या तरीक़ाकार है, जज के अखलाक देखें, वकला की सबमिशंस को देखें। ये होता रहा है इसी ज़माने। हमने जब वकालत शुरू की है देखते रहे हैं हम सारी चीज़ें। ये ट्रेडिशंस हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनके सामने पेश होते थे, हम डिसमिस कर दें, इन लिमनी डिसमिस कर दें, हम सर झुका के बाहर आते थे, नो प्रॉब्लम। ये ट्रेडिशंस थी हमारी। कहीं ना कहीं हम डिरेल हो गए हैं मेरे ख्याल में, और ये आज वक्त है सोचने का। देखें चाय और बिस्किट्स तो हम खाएंगे और खाना भी खाएंगे, लेकिन ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये सोचने वाला एलिमेंट है जो मैं आपसे चाहूँगा कि सोचें कि
کہ ہم نے ادارے کو اسٹرانگ کرنا ہے تو ادارے کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کی بھی کنٹریبیوشن چاہیے اور میں اپنا حصہ آپ کے سامنے ڈال رہا ہوں. اور یہ بڑا آسان تھا کہ یہ کچھ بھی نہ کریں اور آرام سے اپنے دن گزاریں اور چلے جائیں. مجھے کسی نے کہنا تو کچھ نہیں تھا, گاڑی لگاؤ جی چلو گھر چلے, ہو سکتا تھا نا. لیکن اگر کوئی پین لینے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا سٹریس بھی میرے پہ آپ کے سامنے ہے, کیونکہ سب چیزیں میرے پہ آ کے رکتی ہیں جب میں کوئی ڈیسیژن لیتا ہوں اور کسی پہ نہیں آتی. چیف جسٹس کی پوسٹ ہی ایسی ہے کہ اس پہ پریشر آتا ہے. میں لینے کو تیار ہوں کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ اس انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کرنا ہے, ہم نے بہتر کرنا ہے. تو اس سلسلے میں ایک پہلی ریفارم کی کڑی یہ بھی تھی کہ دیکھیں یہ 11 لاکھ مقدمے اس طرح تو نہیں ریزالو ہونے, ہمیں کوئی نئی سوچ لانی ہے. دنیا میں کیا سوچ چل رہی ہے, دنیا کی سوچ دیکھیں تو ADR کے سسٹم آ گئے ہیں. لوگوں کو اگر یہ سمجھ آ جائے, آپ باور کروا دیں عام آدمی کو کہ رائٹ بیس لٹیگیشن ایک اپنی جگہ, انٹرسٹ بیس لٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے. ایک چیز ہے جس کی رائٹ کے لیے آپ 20 سال لڑتے رہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے. ایک آج ہے کہ کچھ حصہ چھوڑے اور آج معاملہ ختم ہوتا ہے اور آپ دوبارہ اپنے کاروبار پہ واپس جا کے شروع کر دیں. اپنی انرجی ادھر لگائیں جہاں آپ کی انرجی لگنی چاہیے. کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی پروفیشن میں ہے, کوئی سروس کرتا ہے, وہ اپنی انرجی اس میں لگائے. وہ آ کے مقدمات میں پھنس جاتا ہے اور اس کو ڈیلے ہوتا ہے اور دیر لگتی ہے. تو ADR ایک ایسا دنیا میں ڈیولپ ہوا ہے سسٹم جو ہمارے ہاں بہت پرانا, آربیٹریشن کی شکل وغیرہ تو پہلے بھی تھی لیکن میڈیشن کا سسٹم نیا آیا ہے. اس کو آپ سپورٹ کریں. ہم نے ہر ضلع میں ایک میڈیشن سینٹر بنایا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ججز اور ٹریننگ کر کے یہ کام پہ آئیں. لوگوں کے 15 سال پرانے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایویڈنسز کا, 15 سال پرانے کیس جو سپریم کورٹ سے ہو کے واپس آئے ہوئے ہیں 10 منٹ میں, آدھے گھنٹے میں ریزالو ہوئے ہیں. کئی فیملیز آباد ہو گئی ہیں. فیملی میٹرز میں ان پرٹیکولر صرف 15 منٹ چائے پی ہے اور اپنا معاملہ سمجھایا ہے اور مسئلہ حل ہو گیا, کیونکہ لوگوں کو سمجھ آتی جا رہی ہے کہ ہم تفصیہ کر سکتے ہیں, ہم سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں اور آگے چل سکتے ہیں, کیونکہ انرجی ہمیں ادھر نہیں لگانی. اور وکلا حضرات کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پہلے یہ امپریشن تھا کہ شاید میڈیشن سے وکالت میں افیکٹ ہوتا ہے, نہیں ہوتا. اس کا اکنامک ماڈل بھی ہے. آپ بجائے ایک کیس کو 10 سال چلائیں, آپ ایک کیس 15 منٹ میں ختم کر کے نیکسٹ کیس پہ موو آن کر جائیں گے. آپ اس کو سوچیں. میں سارے ینگ جہاں ایڈوکیٹس جو بیٹھے ہیں خاص طور پہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ایونیو کو دیکھیں. یہ بہت ہی خوبصورت ایونیو ہے, اس کو بڑھائیں کہ ہمارے ہاں ADR کورٹس اور بڑھیں. میں صدر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ان کی کابینہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ہائی کورٹ میں بھی ADR سینٹر لانا چاہتے ہیں. بے شمار معاملات ہیں ہائی کورٹ میں چلتے ہیں, ادھر سے ہائی کورٹ ریفر کرے گا, جائیں جی 15 منٹ میں ریزالو ہو جائے گا. ذرا ہمت کریں, ذرا کوشش کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. آپ کی فیس بھی وہاں رہے گی, آپ کا میٹر بھی وہاں ختم ہو جائے گا اور اس کی اپیل بھی کوئی نہیں ہے. اس سے اچھی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے آپ یہ آسانی پیدا کریں. تو ADR ایک کڑی تھی ریفارمز کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ میں آنا چاہتا ہوں بار اور بینچ کی بات انہوں نے کی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. آئے دن ہمارے پرابلمز رہتے ہیں اور جب سے میں آیا ہوں کہ شاید پرابلمز بڑھ بھی گئے ہیں تھوڑے سے, لیکن یہ ریزالو کرنے ہیں. دیکھیں میں آپ کو پہلے تو یہ ایک پرنسپل ازمپشن بتا دوں جس کی بیس پہ میں بات کروں گا کہ میں خود وکیل ہوں. میں کہ یورپ سے نہیں آ کے یہاں مجھے تعینات کر دیا چیف جسٹس اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے چلانا ہے سسٹم. ایسا نہیں, میں نے ساری عمر انہی کوریڈورز میں وکالت کی ہے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو میں ادھر آ گیا ہوں. کل کو کوئی مہربانی اللہ تعالیٰ اور کرے گا, آپ میں سے بھی ادھر بیٹھیں گے آ کے. یہی نظام ہے ہمارا اس سسٹم کا. اب اس میں جو بیسک چیز ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ادارے کے کوئی فنڈامنٹلز ہوتے ہیں. ہمیں وہ فنڈامنٹلز میرے خیال میں ذرا سے ہل گئے ہیں. فنڈامنٹلز یہ ہیں کہ جہاں تک جج صاحبان ہیں انہوں نے گریس شو کرنی ہر وقت. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جج کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جج نے اپنے اخلاق کے دائرے میں رہنا ہے, ایک اخلاق سے ڈیل کرنا ہے. جج کو نالجبل ہونا ہے, کمپیٹنٹ ہونا ہے اور گریس شو کرنی ہے. یہ بیسک پرنسپل ہے. اور بھی کوالٹیز ہونی چاہیے لیکن ایک فنڈامنٹل میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جج کمپیٹنٹ ہوگا, جج گریس دکھائے گا, جج اخلاق کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا چاہے جو بھی ہو جائے. یہ ہماری طرف سے ہو گیا جی. دوسری ایکویشن یہ ہے کہ وکیل صاحب رسپیکٹ کے دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف اپنی بحث کرنی ہے, دلیل پیش کرنی ہے, دیٹ از دیٹ, اور بڑے رسپیکٹفل طریقے سے. ہو سکتا ہے ہم وکالت کرتے تھے, میں سمجھتا تھا کئی دفعہ بحث کی, مجھے لگا کہ جج صاحب کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ میں نے بحث کیا کی, لیکن نو پرابلم. ہم نے اپنے گریس کے دائرے میں رہنا ہے, ہم نے اپنے رسپیکٹ کے دائرے میں رہنا ہے اور رسپیکٹ کرنی ہے. جب یہ رسپیکٹ سے آگے بڑھ جائے گا کام یا اوپر سے گریس سے معاملہ ہٹے گا تو کلیش آ جائے گا.
اور کلیش آئے گا تو جو آپ کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں, میں ہم آسمان سے نہیں اترے, انسان ہی ہیں سارے. میں خالی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی یہ واضح کر لیں, ہم اپنا کردار, اور یہ بھی واضح کر لیں کہ ہم نے چلنا کیسے. میں نے پاکستان بار کاؤنسل, پنجاب بار کاؤنسل, سب سے یہ ریکویسٹ کر